हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? मे बी आप बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। जिन्होंने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें बता देती हूँ मैं। ये हमारा थर्ड सेशन है बायोलॉजी का, चैप्टर फर्स्ट। हम हमारे एग्ज़ाम की फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है हमें। उसके बाद हमने कर लिया था शेप ऑफ सेल तक, हम कर चुके थे। मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि साइज ऑफ सेल मुझे कमेंट करना, बट जस्ट ओनली 2 और 3 स्टूडेंट्स ने किया था यार। और भी करा करो कमेंट, मुझे तो पता चले कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ सेल। वैसे कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। व्हाट इज स्मॉलेस्ट सेल? PPLO, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा प्लूरो फिनोमिना। देखो PPLO ना, तुम ये देखो, ये PPLO, तुम इसकी डेफिनेशन याद करोगे यार। ये था, ये था, ये था, ये था। इतना टाइम तुम्हें यही सही बताऊं तो यही याद करने में लग जाएगा। तुम ना जस्ट एंड जस्ट PPLO याद करो। तुम PPLO लिख दोगे ना एग्जाम में, टीचर खुद मार्क्स दे देगा। और ये लिख देना कितने उसका होता है, ये मतलब इसका साइज कितना होता है, 0.1 to 0.5 UM। अब सब बच्चे सोचेंगे UM क्या होता है। भाई UM होता है सबसे छोटी यूनिट जो होती है, वो हमारी UM होती है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग। जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है ना, वो ऑस्ट्रिच एग के अंदर होता है। ये नहीं ऑस्ट्रिच के अंदर, ऑस्ट्रिच जो एग देता है उसके अंदर होता है। ठीक है, वो कितना होता है, 18 सेंटीमीटर का। अब है हमारा लॉन्गेस्ट। भाई पहले बता रही हूँ, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। कितना साइज है इसका, 90 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 90 to 100 सेंटीमीटर। ये देखना अब तुम, हमने सबसे पहले छोटी यूनिट गई, उसके बाद हम उससे बड़ी यूनिट पे आए। अब देखो ये दोनों तो होगी, ये भी तो सेंटीमीटर है। अरे देखो, सबसे पहले 0.1 था, बहुत छोटा, 18 हो गया, अब 19 हो गया। देखो छोटे से तुम ना सीक्वेंस में लर्न करना है इसको, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। तो बिल्कुल अच्छी तरह याद रहेंगे, छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फर्स्टली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फीचर्स पढ़ते हैं पहले डिफ्यूजन के। The process of movement of particle from higher to lower concentration। देखो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की हायर से लोअर कंसंट्रेशन तक, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वो सेम होता है, बायो और केमिस्ट्री का वो हमारा सेम होता है। ऑस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफ्यूजन की तरह ही है, बट to a semi-permeable membrane, semi-permeable membrane की हेल्प से। अब इसमें तुम ये देख लेना भाई, हाँ इसमें ये है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ भाई, ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन था, बट थ्रू सेमी-परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इनका, ये देख सकते हो मीडियम, मतलब हमारे जो नेचर में है, या नेचर की तो बात करो, मतलब किस स्टेट में होते हैं, ये जस्ट केमिस्ट्री का टॉपिक ही आ रहा है ये। इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस होता है। बट जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो जस्ट एंड जस्ट ओनली लिक्विड में होता है। अभी हमने पढ़ा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस में भी पढ़ा था ना कि थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यस इट हैज equilibrium attained after some time, can't be attained। मे बी जो मैंने पढ़ाया तुम्हें अब तक वो बिल्कुल तुम्हें अच्छी तरह से आ गया होगा, नहीं आया होगा तो तुम मुझे दोबारा कमेंट करके बता देना। तो उसके बाद यहाँ पे और भी उसके बाद टॉपिक थे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, बट हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। हमने पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, तो उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, न्यूक्लियस। तो अब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के। व्हाट इज न्यूक्लियस? तो हमने न्यूक्लियस भाई पढ़ा था फर्स्ट, हमने सेक्शन में भी न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, हमारे सेकंड सेशन में भी बात की थी, थर्ड में भी कर रहे हैं, और आगे हमारे और सेशन आएंगे उसमें भी न्यूक्लियस तो चलता ही रहेगा। न्यूक्लियस, इट इज अ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। हम या
हमने ये बात की थी कि जो हमारा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेक्शन था, जिसने नहीं देखा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। उसमें हमने की थी बात, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे उसमें जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे उधर सेल था, ठीक है। वो सेल को हमने और बड़ा जूम करके किया था और उसमें न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट था, उसमें सेंटर में प्रेजेंट था। अभी भी मैं तुम्हें डायग्राम की हेल्प से बता दूंगी। इट इज स्पेरिकल, हाँ भाई ये स्पेरिकल होता है। इट बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ये ना डबल बाउंडेड होता है, मतलब एक बोलते हैं ना एक लेयर है, ये 2 लेयर होती है इसके अंदर जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बताया था लिक्विड होते हैं ये, जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये भी हम डायग्राम से समझेंगे। आई नो तुम्हारे बिल्कुल भी कुछ भी दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, डोंट वेरी। डीएनए डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये याद कर लेना। अब तुम डायग्राम देख के करोगे ओ माय गॉड क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे मैं आराम से समझाऊंगी, पहले फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस की। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये ना सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मतलब वो कंट्रोल करता है। जस्ट तुम्हारा माइंड है, तुम्हें ना अपने हाथ को तुम हिला नहीं पा रहे, तुम्हें अपना हाथ हिलाना है। तुम सबसे पहले जो कमांड है हमारी माइंड को जाएगी, उसके बाद माइंड कमांड देगा हमारे हैंड को और हमारा हैंड हिलेगा। तो सारी कंट्रोल कौन कर रहा है, एक्टिविटीज माइंड कर रहा है। उसी तरह न्यूक्लियस को भी ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। हमारी भी ब्रेन करता है ना सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे इसकी भी जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो ब्रेन मतलब ब्रेन करता है, क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं, सो दैट्स व्हाई हम इसमें ब्रेन बोल रहे हैं। एक बार ये पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना डायग्राम समझेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेन, ये मैंने तुम्हें जस्ट अभी पढ़ाया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। इट रेगुलेट्स सेल साइकिल, जो सेल की साइकिल होती है ना उसको रेगुलेट करता है। मतलब कभी कोई सेल है वो सेल ब्रस्ट हो गया, मतलब उसमें सारा काम, बहुत से काम ये करता है, बस इसमें कुछ वो नहीं है। तो अब हम अपने डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम सेल, हाँ ये सेल बना हुआ है, ये देखो सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस। मैंने देखो यहाँ पॉइंट आउट भी किया हुआ है इसे, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था न्यूक्लियस से पहले, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। देखो ये दिख रही है ना तुम्हें, ये पूरी मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्ट कर रही है इसका सारा कुछ बाहर आने से। हमने किसका एग्जांपल लिया था, बलून का, दोबारा बता देती हूँ। बलून के अंदर तुमने पानी भरा, उसको तुम ये तो नहीं पानी बाहर आ गया, जब तक ब्रस्ट नहीं होगा वो जब तक बाहर नहीं आ सकता। सेम इसमें भी होता है, अगर जब तक, वैसे तो सेल मेम्ब्रेन को कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होती है, बट बाय द वे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन मान लो स्किन है, हमारी स्किन है तो स्किन हमारी प्रोटेक्ट कर रही है ना। हमारा जो खून है, अगर मैं ये लगा लो एक सुई है, मैं अपनी सुई से, या तुम नेल बोल लो कुछ बोल लो, उससे मैंने अपने हाथ पे मार लिया, खून आएंगे मेरे बाहर, ठीक है। बट जो खून आएंगे थोड़ी देर में रुक जाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस होता है, बट उसके ऊपर फिर न्यू स्किन आ जाती है, वो हमारी न्यू प्रोटेक्टिव स्किन आ जाती है। भाई हाँ अब खून बाहर ना निकले इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। SER वगैरह का हम अपने नेक्स्ट जो हमारा अभी आएगा टॉपिक उस पे बात करेंगे। सो अब हमें करना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है भाई ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। आई नो इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और जो वो प्रोड्यूस करती है उन्हें बोलते हैं ATP, ठीक है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब हम पढ़ेंगे साइटोसोल और ये सेल ऑर्गेनेली। भाई साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेली क्या है? These both are the parts of cytoplasm. Cytoplasm पढ़ा था, liquid and cell that is known as cytoplasm. अब साइटोसोल का तो भाई हमें इतना काम है नहीं, तुम ये देख लो, मैंने ये देखा हुआ है क्योंकि टाइम कम है तो हम जल्दी जल्दी से करेंगे। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार पढ़ लेना, सारा काम है भाई सेल ऑर्गेनेलीज। सो फर्स्ट हमारी होती है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी बोलते हैं इसमें, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं, राइजोसोम्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स। ठीक है, इन्हें पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्या किया था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए इसके बारे में ही बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। छोड़ो यार इसे क्यों, हम अपने खुद की डेफिनेशन बना के पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है भाई, वो ट्रांसफर करता है प्रोटीन, मतलब सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो ना कनेक्ट होता है किससे, आउटर मेम्ब्रेन। किसकी आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की। और भाई जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है, RER, SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में हमारे जो राइजोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं सरफेस से, स्मूथ में होते ही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है RER प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, और जो हमारा SER होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फैट एंड लिपिड सिंथेसाइज के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी अब गोल्गी अपैरेटस भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, फ्लूइड फिल्ड नोन एज मैट्रिक्स। भाई फर्स्ट डिस्कवर किया था किसने, कैमिलो गोल्गी ने। ये याद रखना, गोल्गी अपैरेटस को किसने किया था, गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी अपैरेटस को क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। कनेक्टेड विद मेम्ब्रेन ऑफ ER, जो हमारा गोल्गी अपैरेटस होता है वो कनेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। ये किस चीज का काम करता है, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड पैकिंग। अब सारे सोच रहे होंगे मॉडिफिकेशन, हाँ हम जो गाड़ी पे मॉडिफिकेशन कराते हैं, बाइक पे मॉडिफिकेशन करवाते हैं, हाँ ये वैसे ही है बट हमारी बॉडी से रिलेटेड मॉडिफिकेशन। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसाइज ऑफ शुगर एंड लाइसोसोम्स। ये भाई सिंथेसाइज करते हैं शुगर और लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम कौन सी पक्षी का नाम है, अरे यार लाइसोसोम्स पढ़ते हैं हम अब। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डेफिनेशन छोड़ो ना, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। लाइसोसोम्स को ना आप अपने ह्यूमन स्टमक से रिलेटेड मान सकते हो। कैसे, स्टमक है, तुमने खाना खा लिया, पेट में डाइजेस्ट हुआ, तुम वेस्टेज बाहर निकालते हो, इसमें ही सेम दीज आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये ना मतलब हेल्प करता है क्लीन रखने में सेल को। तो भाई जो सारा उसका डीकम्पोजल है वो बाहर निकलेगा, जब भी तो सेल ठीक रहेगा। हमारा स्टमक भी इसी तरह काम करता है। तो मे बी लाइसोसोम्स क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे बताओ इसको क्यों मजा आता है पढ़ने में। मैं जब ना खुद भी मैंने ये पढ़ा टॉपिक, मैं इसको बोलती थी माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे पेरेंट्स बोलते यहाँ पे पी कहाँ दिख रहा है तुझे, बट फिर मुझे समझ आया, मैं अभी भी इसे कई बार माइटोकॉन्ड्रिया बोलती हूँ, बट नहीं, इसके मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है भाई, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। इनर मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन टेक प्लेस ऑन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये देख लीजिए सेम यहीं पे यही लिखा हुआ है। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ, मैंने ये भी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। ATP भी हमने इसको पढ़ा था कि क्या होता है, मतलब ब्रीफ नहीं पढ़ा, जस्ट इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी। That's why it is known as the power house of the cell। ये बहुत बेसिक है, इसे स्टार मार्क कर लेना भाई, स्टार बना लेना इस पे, क्योंकि ये बहुत बार हमारा एग्जाम्स में आता है ये वाला। ठीक है, ये बना लिया इस पे स्टार। पता है मुझे बहुत गंदा स्टार बना है, बट हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। सो कोई क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनली इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो जल्दी से बिना सोचे समझे ये लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये देखो, तुम सोच रहे होगे ATP, हाँ चलो ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली, मतलब फुल फॉर्म पढ़ ली, बट होता क्या है ये। ATP होती है भाई एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, सो ATP का प्रोसेस क्या होता है, ATP से बनते हैं भाई ADP, उसके बाद IP। ये हेल्प करती है ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, रूल्स, एनर्जी यूज्ड बाय, देखो
तुम एक 2 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के जाते हो, थके तुम? नहीं थके ना, पेट्रोल लगा। पेट्रोल की कहां से बात आ गई। नेक्स्ट, एक तुम 2 किलोमीटर पैदल जाओगे, थकोगे, एनर्जी लगेगी। बट जो हमारे एटीपी और ये होते हैं, ये टूटते हैं बिना किसी एनर्जी लगाए, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड डिस्कवर्ड बाय हेग, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में मिलते हैं भाई प्लास्टिड्स, जस्ट एंड जस्ट ओनली। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी समझा रही हूँ। तुम सोच रहे होगे क्या बिल्कुल इतना जल्दी, बट हाँ अच्छी तरह समझाऊंगी, चाहे जल्दी हो क्योंकि वीडियो लंबी है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। वैसे एक क्लोरोप्लास्ट भी। सो इसमें भाई देखो, ल्यूकोप्लास्ट से एल से तुम वो कर लो, हाँ भाई एल से लेस, तो इसलिए कलरलेस। तो हम डिफरेंस करते हैं दो चीजों के बीच में, तो भाई वो उसका अपोजिट ही होता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? कलर्ड। क्रोमोप्लास्ट के भी 2 टाइप्स हैं, नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट और ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। बस तुम यही याद कर लो। तो बस ये आता नहीं है क्योंकि ये क्रोमोप्लास्ट के टाइप, प्लास्टिड के टाइप्स जरूर आते हैं। सो अब आ गया हमारा सेल ऑर्गेनेली का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन एंड सेल डिवीजन। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। देन सेकंड चैप्टर vacuoles, these are the membrane bound sac organelle. Animal cell, these are small and temporary. Plant cell, these are large and permanent. जो वैक्यूल्स होते हैं ना, एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, कब नहीं पता उनका कि भाई यहाँ रहेंगे भी, कब चले जाएंगे। प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं और परमानेंट होते हैं, और ये ना ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब घेर लेते हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। जो सेल की वॉल्यूम होती है ना, उसका 90% घेर लेते हैं, ये 10% बचा बस। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था न्यूक्लियस से पहले, फर्स्ट टॉपिक। देन हमारा न्यूक्लियस ये रहा। सेल वॉल जो डबल, देखो जो हमारी आउटर मोस्ट होती है वो तो सेल वॉल होती है, और जो हमारी इनर मोस्ट होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये भाई ये देखो, ये स्ट्रक्चर है। अब ना HO2 प्लस शुगर प्लस अमोनिया एसिड प्लस प्रोटीन प्लस मिनरल्स, या तुम ये देख सकते हो प्रोटीन प्लस मिनरल्स जहां गया ना वो सैप होता है, उसे हम सैप कहते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर ये होते हैं, सेल सैप से भरा होता है ये। और ये वैसे ये किस चीज का वो था, मतलब किस चीज का डायग्राम था भाई? ये था ट्रोमोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। अब फंक्शन पढ़ते हैं भाई। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, अभी हमने पढ़ा नहीं है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, हम पढ़ेंगे जब तुम्हें समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर, फूड वैक्यूल, स्टोर फूड्स, हाँ भाई स्टोर सॉल्ट शुगर एंड प्रोटीन्स, ये सैप लिख सकते हो तुम यहाँ पे इसकी जगह। अब देखो ये ना स्टोर करता है लिक्विड कंटेंट को। अब देखो ये देखो सारा ये लिक्विड दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो अंदर है ना ये भी लिक्विड है, ये सारे को स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इससे के लिए तुम आज के लिए मैं होमवर्क देती हूँ, क्योंकि मैं डेली होमवर्क देती हूँ, बट गंदे बच्चे हो तुम, करते नहीं हो। तो मुझे तुम कमेंट करना ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के टाइप, कितने टाइप है, कौन से टाइप है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टाटा, सी यू।